25 फरवरी 2026 जेरूसलम इजराइल का पार्लियामेंट किनेसेट मोदी मोदी के नारों से गूंज उठता है। यह पहली बार था जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इजराइल के संसद को संबोधित किया। India stands with Israel firmly with full conviction in this moment and beyond. 32 मिनट के इस स्पीच के खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी को एक स्टैंडिंग ओवेशन दी जाती है। कुछ मिनटों में ही पोडियम के पास भीड़ जमा हो जाती है। इजरायली लॉ मेकर्स एक एक करके मोदी के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए आगे आने लगते हैं। ऐसा लग रहा हो मानो मोदी जी इजराइल के संसद में नहीं बल्कि दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में आ गए हो। इस प्यार और सम्मान के अलावा मोदी जी को इजराइल में स्पीकर ऑफ द किनेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया। इजराइल ने पहली बार यह सम्मान किसी दूसरे देश के नेता को दिया है। आमतौर पर यह किसी देश के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि देश के प्रधानमंत्री को किसी और देश में इतना प्यार, इतना सम्मान मिल रहा है। लेकिन यह केस जैसा दिख रहा है वैसा शायद है नहीं, क्योंकि इजराइल में मोदी जी जिसके साथ हाथ मिला रहे हैं, जिसे जबरदस्ती गले लगा रहे हैं, वो कोई आम लीडर नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। उन पर सीरियस वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्जेस लग चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उनके साथ गले मिलना तो छोड़, बहुत वर्ल्ड लीडर्स उनसे हाथ तक नहीं मिलाना चाहते हैं। गाजा में इनके कहने पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने 70,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला, जिसमें 20,000 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मैं सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ों की यहां बात करता हूं जो आज इजराइल भी मान रहा है। आज दुनिया के 124 देशों में नेतन्याहू का जाना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल हो चुका है। वहां उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। 2 साल गाजा में जेनोसाइड करवाने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने नेतन्याहू को पराया घोषित कर दिया है। अमेरिका को छोड़कर कोई बड़ी डेमोक्रेसी खुल के इजराइल के साथ नहीं खड़ी है। इस्लामिक देशों के अलावा आज यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान, साउथ अफ्रीका जैसी डेमोक्रेसी से लेकर चाइना और रशिया तक सबने इजराइल के हथकंडों की हरकतों की निंदा की है। ऐसे समय में जब नेतन्याहू की छवि इतनी खराब हो चुकी है, उस समय दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री खुशी खुशी नेतन्याहू को गले मिल रहे हैं, उनके साथ डिनर कर रहे हैं, उन्हें अपना दोस्त बता रहे हैं, इजराइल के साथ खड़े रहने के कस्मे वायदे खा रहे हैं। आखिर क्यों? पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों के राइट टू एग्जिस्ट को मानने वाला भारत, सही और गलत के बीच में फैसला समझने वाला भारत आज इतना भटक क्यों गया है? देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे मोदी के इस इजराइल वाले प्यार को। क्या ये संबंध सच में टॉक्सिक हो चुके हैं? क्यों हमारी सरकार आज इजराइल के साथ इतना कोजी कोजी हो रही है? क्या मिल रहा है हमारे देश को इजराइल से और बदले में हम उन्हें क्या दे रहे हैं? क्या फिर से सरकार कोई पेगासस जैसा डील करने के मूड में है या फिर अदानी अंबानी के लिए कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है? और क्यों प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे इजराइल दौरे से इस समय देश की छवि को ठेस पहुंचती है? शुरू में एक बात तो क्लियर कर देते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड लीडर आज इजराइल नहीं जा रहा है। इस पर कोई डिबेट नहीं है। कारण है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नवंबर 2024 में नेतन्याहू के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। 124 आईसीसी मेंबर कंट्रीज में से किसी भी देश की धरती पर अगर नेतन्याहू कदम रखते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। इसीलिए नेतन्याहू आज यूरोप के लगभग सारे देश, ईस्ट एशिया, अफ्रीका, इन सब जगहों में बैंड है। इन देशों के लीडर्स जो एक समय इजराइल के क्लोज एलाइज माने जाते थे, आज इजराइल से अपनी दूरी बना रहे हैं। डोमेस्टिक फ्रंट में भी नेतन्याहू की हालत थोड़ी नाजुक है। वॉर की वजह से इकोनॉमी की हालत खस्ता है। नेतन्याहू के खिलाफ सीरियस करप्शन एलिगेशंस हैं। उनकी सरकार का वहां की जुडिशरी के साथ काफी खींचातनाव चल रहा है। 7 अक्टूबर वाले हमास अटैक में सिक्योरिटी लैप्सेस की जवाबदेही अभी तक नहीं मिल पाई है सरकार के तरफ से, और इन सब के बीच में अब अगले साल चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में नेतन्याहू को चाहिए था एक मास्टर स्ट्रोक जिससे उनका इमेज मेकओवर हो जाए। और जब मास्टर स्ट्रोक और इमेज मैनेजमेंट की बात चल रही है तो हमारे मोदी जी दूर कैसे रह सकते हैं? पहुंच गए सीधा अपने डियर फ्रेंड की डोमेस्टिक और डिप्लोमेटिक छवि को सुधारने। अब इससे बड़ा वैलिडेशन क्या हो सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर आपके गले मिल रहा हो। यह नेतन्याहू की पॉलिसी का एक हिस्सा है। नरसंहार करने के बाद अपनी इंटरनेशनल छवि धीरे धीरे सुधारने लगो।
तो ये तो हो गई इजराइल की साइड की कहानी, लेकिन इससे हमें क्या मिल रहा है, भारत देश को क्या मिल रहा है? छोड़ो, थोड़ा ठीक है, इजराइल के साथ हमने नाच गाना कर लिया, गाजा नरसंहार का नाम तक नहीं लिया, भारत की छवि को ठेस तक भी हमने पहुंचा दिया, लेकिन बदले में मोदी जी और भारत को फायदा क्या पहुंचा? पहले भारत के फायदे की बात कर लेते हैं, उसके बाद मोदी जी के फायदे पर आते हैं। वो अपने आप में एक अलग कहानी है। इजराइल का नाम आते ही सबसे पहले तो दिमाग में जो चीज आती है वो है हाई टेक वेपन्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच में इजराइल के टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट्स में से 34% जो हिस्सा है अकेले भारत को गया है। लगभग $20 बिलियन के आर्म्स एक्सपोर्ट इजराइल से। इंडिया इजराइल का नंबर 1 आर्म्स कस्टमर है, वही इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है। यानी रशिया और फ्रांस के बाद भारत का कुल डिफेंस इंपोर्ट्स जो है उसका लगभग 13% सिर्फ इजराइल से आता है। नॉन डिफेंस ट्रेड की अगर हम बात करें तो गाजा में वॉर शुरू होने से पहले बायलैटरल ट्रेड $10 बिलियन से ज्यादा तक पहुंच चुका था। प्री वॉर टूरिज्म की अगर हम बात करें तो हर साल 70,000 से ज्यादा लोग एक साइड से दूसरे साइड जाया करते थे। वॉर के बाद ट्रेड और टूरिज्म दोनों ही फीके पड़ चुके हैं। उसे ट्रैक पर वापस लाने के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत अभी चल रही है। इसके अलावा नेतन्याहू अब एक हेक्सागोनल अलायंस की बात कर रहे हैं, यानी इजराइल, भारत, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अरब और अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को साथ मिलाकर रेडिकल सुन्नी और शिया एक्सिस के खिलाफ एक फ्रंट तैयार करने की बातचीत हो रही है। ये कुछ नेटो टाइप म्यूचुअल डिफेंस अलायंस, क्या ऐसा कुछ बनने वाला है? लेकिन अगर बनेगा भी तो इससे हमें क्या? याद रखिए, भारत एज अ पॉलिसी किसी भी तरीके से कोई मिलिट्री अलायंस का कभी हिस्सा रहा नहीं, लेकिन यह नया भारत है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई खास टिप्पणी तो नहीं आई है। मोदी जी ने भी इजराइल में इस बारे में कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की है, लेकिन काफी हाइप बन चुका था इस हेक्सागोनल अलायंस के बारे में। लेकिन फैक्ट तो यही है कि दुनिया भर में अलायंसेस अभी बन रही है। पाकिस्तान ने पिछले साल सऊदी अरेबिया के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की, जिसे इस्लामिक नेटो की शुरुआत भी मानी जा रही है। हमने आपको डिटेल में बताया था कि यह एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट क्यों है। तुर्की भी अब जाकर इस अलायंस में मिल रहा है। ऐसे में भारत इस रीजन में एक काउंटर अलायंस का हिस्सा अगर बनता है तो फायदे का सौदा हो सकता है। हां, इसके बाद ईरान और सऊदी जैसे ट्रेडिशनल एलाइज को आप कैसे मैनेज करोगे, हमारी जो अरब नेशंस में जो छवि है उसको कैसे मैनेज करोगे, वो और काफी मुश्किल हो जाएगा। और इजराइल के साथ कोई भी मिलिट्री अलायंस का मतलब हो सकता है कि इजराइल के खून खराबे में अपने हाथ को भी लहूलुहान करना पड़ेगा हमें। 1990s के दशक से हम इजराइल से आर्म्स एंड एम्युनिशंस खरीदते आए हैं। आज 30 सालों में इजरायली सिस्टम्स इंडिया के मिलिट्री में डीपली इंटीग्रेट हो चुके हैं। यानी मिसाइल्स, सीकर्स, रेडार, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, ड्रोन्स, ये सब कुछ इजराइल से आता है। इन्हें फोर्स मल्टीप्लायर्स भी कहा जाता है, जो भारत के एग्जिस्टिंग रशियन और अमेरिकन सिस्टम्स को अपग्रेड करके उन्हें कई गुना और ज्यादा इफेक्टिव और ताकतवर बना सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी इजरायली सिस्टम्स डायरेक्टली इस्तेमाल किए गए थे। स्पाइस जीपीएस, आईएनएस किट्स जो कन्वेंशनल बॉम्ब्स को प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस में कन्वर्ट कर सकते थे। रैम्पिच मिसाइल्स डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किए गए थे। हारोप कामाकाजी ड्रोन्स ने भी पाकिस्तान में जमकर तहलका मचा दिया था। 2004 में इजराइल से मंगवाए गए एवैक्स को भी ऑपरेशन सिंदूर में डिप्लॉय किया गया था। इसके अलावा बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जिसे इंडिया और इजराइल ने एक साथ मिलकर बनाया, वो भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों में आज ऑपरेशनल है। अब मोदी जी के लेटेस्ट विजिट के बाद भारत और इजराइल अपने रिलेशंस को एलिवेट करके एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक ले जा रहे हैं। मतलब अब सिक्योरिटी, डिफेंस प्रोडक्शन और इंटेलिजेंस शेयरिंग और गहरी होने वाली है। एंटी टेरर ऑपरेशंस के नजरिए से भी यह एक बड़ा स्टेप हो सकता है। लेकिन बीते कुछ सालों में प्रॉब्लम यह भी है कि इजराइल के साथ ऐसी डील्स में बार बार सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, जिसे कई सवाल भी खड़े होते हैं। अभी तक इजराइल के साथ जितनी भी डिफेंस डील्स हुई हैं, उनमें अदानी ग्रुप का नाम कई बार हमें सुनाई देता है। अदानी एल्बिट एडवांस सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में कुछ सालों से हर्मेस 900 ड्रोन्स बना रही है। 2022 में अदानी ग्रुप को हाइफा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है, वो भी 70% स्टेक। हाइफा, आपको याद दिला दे, इजराइल का सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल पोर्ट है।
इजरायली वेपन इंडस्ट्रीज और पीएलआर सिस्टम्स के जॉइंट वेंचर में भी अदानी ग्रुप 51% स्टेक रखता है। इंडियन आर्मी के लिए 40,000 से भी ज्यादा एंजेव NG7 लाइट मशीन गन्स, 2,200 करोड़ से ज्यादा का यह कॉन्ट्रैक्ट भी अदानी को मिला हुआ है। अदानी ग्रुप को पहले से ही मोदी सरकार की काफी करीबी माना जाता है। हालांकि भारत के कोर्ट्स में कुछ आज तक गलत साबित नहीं हुआ है, लेकिन अदानी ग्रुप से जुड़ी कंपनी फिलहाल यूएस में अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी हाल ही में ट्रंप सरकार ने 126% टैरिफ लगा दिया सोलर प्रोडक्ट्स बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका कहता है यह एज अ पेनल्टी किया गया है क्योंकि अदानी इन्वेस्टिगेशंस अमेरिका में ज्वाइन नहीं कर रहा है। भारत में भी ऑपोजिशन सालों से मोदी और अदानी के कनेक्शन और अदानी ग्रुप को मिलने वाले पोर्ट्स, एनर्जी और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर सवाल उठाता आया है। इस बार हमने फिर से इजराइल के साथ कुछ एमओयूज तो साइन किए हैं जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, एआई, क्वांटम टेक जैसे की सेक्टर्स में एग्रीमेंट शामिल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस विजिट के बाद इन जो सेक्टर्स में है ये किसको बेनिफिट करता है। ये सारे एमओयूज क्या पूरे भारत के देश की कंपनीज को बेनिफिट करेगा या सिर्फ एक बड़े बिजनेस को? करप्शन और पेट्रोनेज के एलिगेशन को अगर आप अब हटा दो तो भी मोदी सरकार का इजराइल के प्रति जो प्यार है वो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारत की जो राइट विंग है उसका इजराइल के साथ प्यार जो है थोड़ा सिंबायोटिक है, क्योंकि उनकी और जायनिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो काफी हद तक एक जैसी है। खुल के मेजॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट करना, एक जियोग्राफी में एक रिलीजन के दबदबे को मान्यता देना, माइनॉरिटी स्पेशली जो मुसलमान है उनको परमानेंट सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करना। इंटरनेशनल मीडिया में इस बात की भी चर्चा काफी हो रही है कि कैसे भारत सरकार कश्मीर में जो हथकंडे अपना रही है वो इजराइल के गाजा प्लेबुक से इंस्पायर्ड है। राइट विंग आइडियोलॉग्स इजराइल को एज अ वर्किंग प्रोटोटाइप की तरह देखते हैं, एक मॉडल की तरह देखते हैं जहां माइनॉरिटी को एक इंटरनल एनिमी बना के दबाया जा सकता है, एक एथनो रिलीजियस स्टेट का निर्माण किया जा सकता है जहां सिक्योरिटी ऑपरेशंस के नाम पर वायलेंस को नॉर्मलाइज किया जा सकता है और जहां यह सब कुछ माइंड यू एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हो रहा है, लोगों की रजामंदी के साथ हो रहा है, रूल ऑफ लॉ है, कोर्ट है, इलेक्शन है, कुछ हद तक मीडिया भी है और लेकिन तब भी एक ऑटोक्रेट ऊपर बैठा हुआ है जिसका दबदबा सब जगह चलता है। यही तो है बीजेपी का सोर्स कोड। 7 अक्टूबर 2023 के हमास आतंकी हमलों के बाद हिंदू राइट विंग इजराइल के प्रति अपने प्यार को छुपा नहीं पाती है। बीजेपी के मंत्री हो, एमपी हो, गोदी मीडिया हो, सबने इजराइल के साथ अपनी पूरी सहानुभूति दिखाई। अच्छी बात है, सहानुभूति दिखानी भी चाहिए, आफ्टर ऑल एक भीषण टेरर अटैक हुआ है। लेकिन बात यहां सिर्फ हमास की निंदा या टेरर के अगेंस्ट खड़े होने की नहीं थी। ये सारे लोगों के निशाने पर पैलेस्टाइन के लिए उठ रही कोई भी हमदर्दी, कोई भी आवाज भी थी। नरसंहार को नरसंहार बोलना भी मुश्किल हो गया है भारत जैसे देश को जिसने दशकों से पैलेस्टाइन के हक को माना है। कुछ भारतीय कोर्ट्स ने यहां तक कह दिया कि प्रो पैलेस्टाइन जो प्रोटेस्ट्स हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। चलो, इजराइल से प्रेरणा लेना एक बात है, समझ में भी आता है, सरकार के फेवर में भी है, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, बात इससे ज्यादा टॉक्सिक बन जाती है। इजराइल बीजेपी को भारत में डिसेंट दबाने के लिए हथियार देते हुए पकड़ी जा चुकी है। पेगासस केस आपको याद होगा या वो भी भूल गए, जैसा कि आजकल हमारी सबकी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो चुकी है। इजराइल की एनएसओ ग्रुप ने ये स्पाईवेयर भारत में इंडियन जर्नलिस्ट, ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, सिविल राइट एक्टिविस्ट सबके फोन्स को टैप करने के लिए सरकार ने इसे इस्तेमाल किया। एक एंटी टेरर टूल को सरकार ने अपने सिटीजंस और एक्टिविस्ट के अगेंस्ट उपयोग किया और इससे यह साफ दिखता है कि सरकार इन पर निगरानी रखना चाहती थी। मोदी गवर्नमेंट ने कभी ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कमिटी की रिपोर्ट भी कभी पब्लिक नहीं की गई। ऑल्दो कोर्ट ने हताश होकर यह नोट किया कि सरकार ने इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? इन सब के बीच में मोदी जी का एक बार फिर से इजराइल पहुंचना काफी लोगों के मन में यह सवाल उठाता है, क्या फिर से मोदी जी अदानी ग्रुप के लिए नए डील्स लाने वाले हैं या इजराइल से नया स्पाईवेयर टूल आने वाला है? रिटर तैयार हो जाओ। या फिर इंटरनेट पर
वायरल इस खबर में भी कोई सच्चाई है कि अगर मोदी सरकार अपनी जनता पर पेगासस चला सकती है तो क्या इजराइल की सरकार हमारी सरकार के ऊपर पेगासस टाइप सॉफ्टवेयर अटैक कर सकती है, उसे फंसा सकती है, उसे कॉम्प्रोमाइज कर सकती है? कुछ तो होगी मजबूरी नरेंद्र मोदी की भी, चाहे इजराइल से हो या अमेरिका से हो, कि वो दूसरी बार इजराइल पहुंच जाते हैं इतने बड़े नरसंहार के बाद। लेकिन उससे भी एक बड़ा सवाल आता है, डिपेंड करता है ये आपके लिए बड़ा सवाल है कि नहीं, आपकी एथिक्स और मोरालिटी पर डिपेंड करता है। क्या इजराइल के साथ करीबियां जो हम बढ़ा रहे हैं उससे भारत अपने ट्रेडिशनल स्टांस से, एक मॉरल स्टांस से पीछे हट रहा है? याद रखिए, दशकों से हम पैलेस्टाइन और टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते आए हैं। भारत को एज अ थॉट लीडर माना जाता था इस विषय में। लेकिन मोदी जी के लेटेस्ट इजराइल दौरे के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो भारत ने अब एक पक्ष चुन लिया है। अपना मुनाफा देखकर, अपना शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखकर सच का साथ छोड़ दिया है। ऑपर्चुनिस्टिक हम बन चुके हैं। सालों से मोदी सरकार ने इजराइल के खिलाफ कुछ ना बोला, उसे बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी कहकर जस्टिफाई किया। इजराइल पैलेस्टाइन मामले में यूएन में आए दिन हम अपने आप को एब्सटेन करते आए वोटिंग में। कहा नहीं, यह प्रिंसिपल्ड न्यूट्रलिटी है। इजराइल के साथ हुए हर डील को नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी का एक्सक्यूज हम देते रहे ताकि इसके पीछे के जो मॉरल सवाल हैं उस पर हमें जवाब ना देना पड़े। हर जगह प्रॉफिट लॉस लेकिन आप नहीं देख सकते हो, सिक्योरिटी का बहाना नहीं देख सकते हो। कभी कभी आपको सही और गलत भी देखना होगा, ह्यूमैनिटी एंड इनह्यूमन बिहेवियर भी देखना होगा। समझाता हूं कैसे। 1988 में इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री इन द वर्ल्ड बनता है जिसने पैलेस्टीनियन स्टेट को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया। यह कोई सिंबॉलिक जेस्चर नहीं था बल्कि एक क्लियर लाउड पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने की वजह से भारत दशकों तक अरब दुनिया में एक ट्रस्टेड वॉइस के रूप में अपनी छवि मेंटेन कर पाया। फिर 1992 में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने एस्टैब्लिश किए, आर्म्स डील होना शुरू हो गए। धीरे धीरे इंडिया ने दोनों साइड्स को खुश रखने की कोशिश करना शुरू किया। एक हाथ से पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के लिए यूएनआरडब्ल्यूए को फंड किया, दूसरे हाथ से इजराइल से आर्म्स खरीदना शुरू किया। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी के नाम पर कहीं ना कहीं हम सालों तक इस बात को भी बैलेंस करते आए। लेकिन 2014 के बाद इजराइल को लेकर एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अब बीजेपी अपने मॉडल स्टेट से आखिर कब तक दूरी बना पाता? 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनते हैं जो इजराइल पहुंचते हैं। लेकिन अभी तक हमने पैलेस्टाइन का साथ कंप्लीटली छोड़ा नहीं। भले ही हम इजराइल से ज्यादा करीब हो गए लेकिन हम पैलेस्टीनियन लीडर से भी मिलते रहे। टू स्टेट सॉल्यूशन की बात हम फिर भी करते रहे। ऐसा नहीं बोला कि इनको समुद्र में फेंक दो। गाजा और वेस्ट बैंक में शांति बहाली की बात हमने बार बार की, लेकिन फिर 7 अक्टूबर के हमले के बाद यह एम्बिग्युइटी एकदम ही खत्म हो गई। ये टूट गया। ये जो धागा था, ये जो दशकों से हमने मेंटेन करके रखा था, उसे हमने तोड़ दिया। 2023 में गाजा में ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस के लिए 120 देशों ने वोट किया। इंडिया ने एब्सटेन किया। फिर 2024 में इजराइल को आर्म्स सेल्स रोकने के रेजोल्यूशन पर भी हमने एब्सटेन किया। जून 2025 में 57,000 डेथ्स होने के बाद भी हमने सीज फायर जो रेजोल्यूशन है उस पर एब्सटेन किया। अब आप कह सकते हैं गंदा है पर धंधा है, लेकिन भारत की जो एक छवि हुआ करती थी दशकों से, एक इंडिपेंडेंट वॉइस जो सच का साथ देती है, अब हमने उस इमेज की, उस रिस्पेक्टेबिलिटी की नीलामी कर दी है। अभी इसी महीने वेस्ट बैंक के एक्सपेंशन के खिलाफ 100 देशों ने यूएन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए, लेकिन हम साइन करने से भी कतरा रहे हैं। और अब हम इजरायली पार्लियामेंट में खड़े होकर गाजा में जो सिविलियन डेथ्स हुए हैं वहां उसके बारे में बात तक नहीं कर सकते हैं। गाजा में जो नरसंहार इतना बड़ा हुआ है उसको मेंशन नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि इजराइल ने गलत किया। अच्छा चलो छोड़ो, गलत तो छोड़ो, जो हुआ वो गलत हुआ। कोई और ऑप्शन या कुछ चीजें निकल सकती थी। हम सही के साथ खड़ा होना अब भूल चुके हैं, अब दावा भी नहीं कर सकते हैं। तो एंड में ये जो विजिट हुआ, समझ में नहीं आया कि विजिट हुआ क्यों, मोदी जी वहां गए क्यों, कौन सा ऐसा बड़ा काम था जो यहां बैठे नहीं हो सकता था। इतना बड़ा ऑप्टिक्स जो किया वो बेनिफिट किसे किया? अब नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को देखकर पावर एक्सचेंज करते हैं, दोनों को शक्ति मिलती है, वो दूसरी बात है। लेकिन क्या ये एलिनेट नहीं कर देगा बहुत सारे और लोगों को? भारत की जो एक न्यूट्रल छवि थी, एक बैलेंस्ड इमेज थी। याद रखिए मिडिल ईस्ट में भी लाखों इंडियंस काम करते हैं। कभी अगर बात हमारे अगेंस्ट की तो यह भी इस्तेमाल किया जाएगा। या हो सकता है नरेंद्र मोदी को प्रेशर आया हो, अमेरिका से प्रेशर आया हो कि जाओ एक और दौरा वहां करके आओ।
मैं तो यही आशा करता हूं कि अगर हम इजराइल गए, दूसरी बार गए, इतने बड़े नरसंहार के बाद गए, अपने मन से गए, हम अपने डिसीजंस खुद ही ले रहे हैं और सरेंडर नहीं कर रहे हैं अमेरिका इंडिया ट्रेड डील के तरह कि हम इजराइल के साथ भी सरेंडर कर दें, इजराइल स्फेयर ऑफ इंफ्लुएंस में आ जाए, इजराइल का और भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने लगे। नहीं तो फिर अमेरिका जैसे कंट्रोल हो जाता है इजराइल से, वैसे हमारी हालत ना हो जाए। एडिटर, पेगासस लगने वाला है तेरे ऊपर भी। हाँ, चलो कट।